चलो अब पढ़ते हैं आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 12 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट मिल रहा है, ठीक है, उस टॉपिक को कैप्चर करके हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज पॉलिटी को कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो है करंट इवेंट से भी ये जुड़ा हुआ रहता है ना, इसलिए जो आर्टिकल्स न्यूज़ में है या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 12, अब ऐसे ही पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा आराम से, उसका चिंता नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 12 क्या है, हमें पता है कि आर्टिकल 12 जो है वो फंडामेंटल राइट्स मतलब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पार्ट 3 में आता है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट होता है, उसमें आर्टिकल 12 है। अब आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट मतलब राज्य नहीं, एक तो राज्य होता है, वेस्ट बंगाल का राज्य है, जो ज़मीनी क्षेत्रफल होता है, मतलब जो टेरिटरी होता है वो एक स्टेट होता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट का मतलब सरकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। गवर्नमेंट कौन होगा, पार्लियामेंट स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट है, लोकल बॉडीज स्टेट है। लेकिन इसी आर्टिकल 12 को जब पूरा डिटेल में पढ़ो, मतलब आर्टिकल 12 को कॉन्स्टिट्यूशन में उठा के पढ़ो, जिस तरीके से पूरा लिखा हुआ है उसका जो टेक्स्ट है, उसमें एक शब्द मिलता है अदर अथॉरिटीज़। अब अदर अथॉरिटीज़ डिस्प्यूट का कारण बन गया। समझ नहीं आ रहा था कि आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटीज़ किसको बोला जा रहा है, ठीक है। अदर अथॉरिटीज़ मतलब कौन कौन से और अथॉरिटीज़ होंगे जिसको हम स्टेट की गिनती पे गिनेंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट सेटल करता है सुप्रीम कोर्ट। देखो अब इसका एक तो रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है और एक लिबरल इंटरप्रिटेशन होता है। रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन में ये है कि भाई पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज़ यही जो है स्टेट है, बाकी और कोई स्टेट नहीं है। लेकिन इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, लिबरल इंटरप्रिटेशन कहता है कि ये तो स्टेट है ही, मतलब पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर वो तो स्टेट है ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी स्टेट बॉडीज़ को हम स्टेट की गिनती में लाएंगे, जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया या LIC हो गया, ONGC, ये सब कुछ, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी, सब कुछ स्टेट है। तो स्टेट का एक लिबरल इंटरप्रिटेशन माना जाता है, ठीक है। अब ये इंटरप्रिटेशन किसने दिया, इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट करता है। अब ये इंटरप्रिटेशन किसने दिया, ये इंटरप्रिटेशन आया RD सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। RD सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस वक्त चीफ जस्टिस थे PN भागवती, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। PN भागवती ने 5 टेस्ट दिए और ये कहे कि अगर इन 5 पॉइंट में से कोई एक भी पॉइंट फुलफिल हो जाए तो उस बॉडी को हम टेस्ट कहेंगे, स्टेट कहेंगे। अब वो 5 पॉइंट कौन कौन से थे वो याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे समझा दे रहा हूँ। 1-2 पॉइंट जो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई बॉडी किसी बॉडी को स्टेट फंड कर रही है, मतलब अगर सरकार पैसा दे रही है, या कोई बॉडी ऐसा काम कर रहा है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो वो स्टेट के भीतर आएगा। समझ में आ रहा है। तो जस्टिस PN भागवती ने इस चीज़ को कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब PN भागवती के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो। PN भागवती जो है ये 17th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, और अब तक के लॉन्गेस्ट सर्व सुप्रीम कोर्ट जज थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहने वाले अगर सबसे लंबे समय तक के अगर किसी व्यक्ति का नाम है, क्योंकि तो है, तो याद रखना PN भागवती। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है 65 साल की उम्र में रिटायर कर जाते हैं। तो PN भागवती साहब जो है ये सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहने वाले व्यक्ति थे और 17th चीफ जस्टिस थे। अभी के टाइम पे कौन चीफ जस्टिस है, अभी के टाइम पे जो है DY चंद्रचूड़ साहब जो है वो चीफ जस्टिस हैं भारत के, ठीक है, ओके। अब PN भागवती ने 2 कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलराइज किया था, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, और एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। अगर तुमको याद हो तो पता होगा, मैं पढ़ाया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है। एनीवे नहीं भी पता है तो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझो कि PN भागवती ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ओके। अब देखो PN भागवती प्लस इनके एक कलीग थे VR कृष्णा अय्यर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो PN भागवती और VR कृष्णा अय्यर को पायोनियर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है उसको हम लोग बाद में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझ लो कि जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जुडिशरी के उस स्टेप को कहते हैं, मतलब जुडिशरी जब एक्सट्रीम स्टेप ले लेती है। एक्सट्रीम स्टेप का मतलब ये है कि जब जुडिशरी पार्लियामेंट का काम करने लग जाती है। पार्लियामेंट का काम क्या है, कानून बनाना। पार्लियामेंट का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना। तो जब जुडिशरी ये सब काम करने लगती है इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड कर दिया, हमने बताया ना मोड ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, या किसी लॉ को किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, तो जब जुडिशरी बहुत आगे बढ़ के इस काम करती है तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। और जुडिशियल एक्टिविज्म के पायनियर कौन थे, PN भागवती और VR कृष्णा अय्यर, ठीक है। हालांकि जुडिशियल एक्टिविज्म हम लोग बहुत ही डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब सवाल उठता है कि क्या जुडिशरी स्टेट के भीतर है? क्या जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी पीएन भागवती ने जो पॉइंट्स लिखे थे, बताए थे, उस पॉइंट में जुडिशरी भी फिट आती है, तो क्या जुडिशरी स्टेट होगी? अब ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं कि जुडिशरी स्टेट है या नहीं है? देखो, स्टेट को आर्टिकल 12 में क्यों डिफाइन किया गया है? क्योंकि अगर हम बाकी फंडामेंटल राइट्स पढ़े, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, उसमें लिखा गया है कि द स्टेट शैल नॉट, मतलब स्टेट के पास टेंडेंसी होती है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने की, वायलेट करने की, ठीक है? तो वही जो फंडामेंटल राइट्स है वो रोकता है स्टेट को, द स्टेट शैल नॉट, स्टेट ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है? तो अब सोचो, जुडिशरी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, तो स्टेट क्या है? स्टेट क्या कर रहा है? स्टेट के पास टेंडेंसी है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की, ठीक है? तो अगर हम जुडिशरी को भी स्टेट माने तो इसका तो ये भी सेंस निकल रहा है ना कि जुडिशरी भी लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है। लेकिन जुडिशरी तो इसका उल्टा काम करती है, जुडिशरी तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जुडिशरी को तो गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो क्या ये सही होगा जुडिशरी को स्टेट के लाइन पे खड़ा करना, स्टेट का दर्जा देना? तो देखो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहती है, और ये कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में कहा गया कि जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शन कर रही है, जुडिशियल फंक्शन जब कर रही है तो वो स्टेट नहीं है। जुडिशियल फंक्शन का मतलब है कि जब किसी केस की सुनवाई कर रही है तो वो स्टेट नहीं है। लेकिन वही जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तब वो स्टेट है। अब जुडिशरी कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है? भाई जुडिशरी के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी होते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो जुडिशरी जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होता है भारत में, हर एक स्टेट में होता है, वो जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम करवाने का कंडक्ट करवाने का काम जुडिशरी का होता है। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम करवाती है, वैसे जुडिशरी जो है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन करवाती है, वो काम जुडिशरी का है। तो ऐसे काम जब जुडिशरी कर रही है तो वो आर्टिकल 12 में स्टेट कहलाएगी, ठीक है? और ये किस में सेटल किया गया था? रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 13 को देखते हैं। आर्टिकल 13 क्या करता है? आर्टिकल 13 अगेन पार्ट 3 में ही आता है, 12 से 35 तक है। आर्टिकल 13 जो है बेसिकली समझो, आर्टिकल 13 पार्लियामेंट को कहता है कि आप ऐसे कानून नहीं बना सकते जो किसी के फंडामेंटल राइट को आर्बिट्रेरली का मतलब समझ रहे हो ना? एक होता है कि फेयर रीज़न और एक होता है आर्बिट्रेरली। तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट आर्बिट्रेरली इन्फ्रिंज कर रहा है कोई लॉ, तो पार्लियामेंट उस लॉ को नहीं, मतलब ऐसा लॉ नहीं बना सकता। आर्टिकल 13 यही कहता है। मतलब आर्टिकल 13 सिंपली पार्लियामेंट को प्रोहिबिट करता है कि, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को भी प्रोहिबिट करता है कि आप ऐसे लॉज नहीं बना सकते जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकन्सिस्टेंट हो, ठीक है? और यही आर्टिकल 13 जो है जुडिशियल रिव्यू का बेसिस बनता है, क्योंकि आर्टिकल 13 पार्लियामेंट को रोकता है कानून ऐसे बनाने से, और पार्लियामेंट अगर फिर भी बनाती है ऐसे कानून जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो तो फिर जुडिशियल इंटरवीन करता है। तो वही चीज़ है कि आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू का बेसिस है, ठीक है? अगर आर्टिकल 13 बोल देता पार्लियामेंट को कि आप कोई भी कानून बनाओ भले ही फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे, तब तो फिर जुडिशरी का कोई रोल है ही नहीं है ना? आर्टिकल 13 पार्लियामेंट को रोक रहा है, और पार्लियामेंट जब फर्दर रजिस्ट करता है, जब आर्टिकल 13 को भी तोड़ने की कोशिश करता है, मतलब आर्टिकल 13 के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, तब वहाँ पे कोर्ट आता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू का बेसिस बनता है, ठीक है? इसमें हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी को पढ़ा था। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, हालांकि मैंने उसको डिटेल में नहीं लिखा है, फिर भी समझ लो, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यही कहता है कि कोई भी ऐसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कानून, मतलब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो, वो डेड नहीं है, बल्कि वो डॉर्मेंट स्टेट में, मतलब कि वो उस पर ग्रहण लग गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इस चीज़ को एक्टिव किया जा सकता है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी यही कहता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कि अगर पार्लियामेंट को ऐसे कानून बनाए जो फंडामेंटल राइट्स से इन्फ्रिंज हो, तो वो कानून नल एंड वॉइड होगा, या कानून का वो हिस्सा जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो, कानून का वो हिस्सा नल एंड वॉइड होगा, मतलब बेकार होगा। सो आर्टिकल 13 ये कहता है, इसको हमने समझा, ठीक है? आर्टिकल 21 को पढ़ते हैं। देखो हम लोग सीरियल वाइज नहीं जा रहे, ठीक है? हम लोग सीरियल वाइज नहीं जा रहे। इस वीडियो में लास्ट हम लोग आर्टिकल 21 को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये फंडामेंटल राइट का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक कि उन्नी कृष्णन केस में, समझो, उन्नी कृष्णन केस में बोला गया कि ये हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है? देखो, एक है हार्ट एंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 21 है। एक है हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो आर्टिकल 32 था, उसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है? तो आर्टिकल 21 में हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो आर्टिकल 21 के इंपॉर्टेंस को दिखाई देता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है? कि भाई आर्बिट्रेरली किसी की राइट टू लाइफ नहीं छीनी जा सकती, ठीक है? एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है कि अगर कोई कानून लोकसभा राज्यसभा प्रॉपरली पास हो करके, मतलब लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर अलग करके कोई कानून बना है, तब फिर किसी की राइट टू लाइफ छीनी जा सकती है। या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, जो विधानसभा में जाके या फिर गवर्नर के हस्ताक्षर से कोई कानून बने तो किसी की राइट टू लाइफ छीनी जा सकती है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये कहता है, मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ सिंपली ये कहता है कि कानून ठीक प्रोसीजर फॉलो करके बनना चाहिए, फिर भले ही कानून कैसा हो। ठीक है, ये कहता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, ये आर्टिकल 21 में लिखा गया, ये टेक्स्ट है। ठीक है, अब आर्टिकल 21 हर किसी को अवेलेबल है। हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स को अवेलेबल है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, लेकिन आर्टिकल 21 जो है ये सभी को अवेलेबल है। सभी को मतलब कि जो सिटीजन्स है वो भी और जो नॉन सिटीजन है वो भी। ठीक है, हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया 19 केस में, याद रखना। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ मैंने बता दिया, ये सिर्फ यही चेक करता है कि जो लॉ बना है वो ड्यूली इनेक्ट हुआ है कि नहीं। ड्यूली का मतलब सही तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं। लॉ को बनाते वक्त किसी प्रोसीजर को स्किप तो नहीं किया गया, बस वही देखता है। बाकी लॉ जस्ट है कि नहीं, जस्ट का मतलब कि सही है कि नहीं, फेयर है कि नहीं, रीज़नेबल है कि नहीं, ये नहीं देखता। ठीक है, और ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है इसको जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। समझ में आ रहा है? ये है आर्टिकल 21। ठीक है।